आज चलते हैं एक नए लेक्चर की तरफ। तो प्यारे बच्चों, रिगन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सर, क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वीडियो आने में देर हो गया, इसके लिए माफ़ी है। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम लोग आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा एरिया के बारे में। पार्टिकुलरली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एरिया को एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। क्या समझ में आया कि एरिया को एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। आइए देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर, सबसे पहले हम लोग एक प्लेन एरिया लेते हैं। कौन सा एरिया? प्लेनर एरिया, ठीक है। जैसे ये है, ये कैसा है? प्लेनर एरिया है, ठीक। अच्छा, ये कैसा है? 2D है। कैसा है? 2D। या इसको ओपन सरफेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओपन सरफेस, सही है। अगर हम इसमें एरिया को किससे डिनोट कर रहे हैं? डीए से। किससे है? डीए से। ये बहुत ही छोटा सा एरिया है जिसको हमने क्या कहा? जिसका एरिया क्या है? डीए। तो जो एरिया होता है बाबू, देखिए हम लोगों ने क्या देखा है कि एरिया क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है। बट इन फिजिक्स एरिया को हम लोग कैसा क्वांटिटी मानते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, होगा। इसमें कुछ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? यही डी है। क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड कितना होगा? डी है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। होगा कि नहीं? डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन जो हम लोग देखते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेनर एरिया। प्लेनर एरिया, सही है। तो आइए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक हम लोग ऐसा मान सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसको हम लोग एक इसके इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने क्या माना? एन कैप, सही है। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द प्लेनर एरिया, बस इसने परपेंडिकुलर कहा है ना, अपवर्ड और इनवर्ड की बात तो किया नहीं है। तो देखेंगे हम लोग कि अगर कोई एक और प्लेनर एरिया है तो इसमें डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता है ना, डाउनवर्ड हो सकता है कि नहीं? अगर हम ऊपर वाले को एन कैप से डिनोट कर रहे हैं तो ठीक इसके अपोजिट नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस एन कैप, सही है। तो जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेनर एरिया वो दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का? दो तरीके का, एक तो ऊपर और दूसरा नीचे। यानी इसका डायरेक्शन दो तरीके का हो सकता है बाबू। पहला क्या हो सकता है? एन कैप, और दूसरा माइनस एन कैप। सही है। अच्छा, जब एन कैप है तो आइए इस एरिया वेक्टर को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें। तो कैसे लिख सकते हैं? डी ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखेंगे। वो मैग्नीट्यूड कितना है? डी ए ही है। और डायरेक्शन किधर है? ऊपर, परपेंडिकुलर, वो है एन कैप। एन कैप, सही है। इस तरीके से एरिया को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में
लिख सकते हैं। अगर माइनस एन कैप हो तो इसको कैसे लिखेंगे, डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये लिखा मैग्नीट्यूड और ये लिखा है इसका डायरेक्शन, दैट इज कैप। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा प्लेनर एरिया के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं एक कर्व्ड एरिया को। ठीक है, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया, सही है। आइए एक कर्व्ड एरिया बनाते हैं। ये क्या बन गया, एक कर्व्ड एरिया बन गया। अच्छा, इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसा है, 3D शेप है। इसको क्या ले सकते हैं, 3D। और इसको चारों तरफ से पैक है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस, सही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत छोटे 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 एक प्लेन सरफेस से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम इस प्लेन सरफेस की बात करें, सबसे ऊपर वाला, कौन सा, सबसे ऊपर वाला, तो इसमें डायरेक्शन जो इसका होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन हम लोग ऊपर मान सकते हैं, या फिर इसके नीचे भी मान सकते हैं। हम लोगों ने इसमें डायरेक्शन अभी देखा है कि वो डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। बट इन क्लोज सरफेस जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज आउटवर्ड होगा। जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द क्लोज्ड सरफेस, या इसको क्या बोल सकते हैं, आर कर्व्ड सरफेस, सही है। यानी हमेशा अपवर्ड होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। अपवर्ड मतलब आउटवर्ड, बाहर, समझ में आ रहा। आइए हम इस सरफेस की बात करें। जैसे एक सरफेस तो ये भी है, इस सरफेस में कहां होगा, आउटवर्ड, बाहर, यानी इधर। नीचे की सरफेस की बात करें, देखिए एक नीचे का सरफेस भी है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, आउटवर्ड। क्या समझ में आ रहा है। इधर भी है एक, इधर भी एक सरफेस है, देखिए इसमें कहां होगा, इसमें भी होगा आउटवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है। सामने भी है और एक सरफेस पीछे भी है। जैसे इसमें देखते हैं कोई ये ऐसे है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड। तो कैसा, परपेंडिकुलर, कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दरअसल जो एरिया है वो कैसे ट्रीट किया जा रहा है, एरिया वेक्टर के फॉर्म में, है ना, एरिया वेक्टर के फॉर्म में। अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर वो प्लेनर सरफेस हो तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। अगर वही कोई कर्व्ड एरिया हो, ठीक है, क्लोज सरफेस, 3D सरफेस, 3D एरिया, तो कहां होगा, ऑलवेज आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ। हाँ, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द क्लोज सरफेस या कर्व सरफेस, जैसे ये है। ठीक है, अब आइए इसको इरेज करते हैं और हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस, किसी दिए हुए सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है,
टोटल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितने पास कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, वो कैसे पास करेंगे, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, इस बात को समझना है, एकदम परपेंडिकुलर पास करे, सही है, यानी किसी सरफेस से परपेंडिकुलर गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आइए कुछ हम चीजें देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये एरिया है बाबू, ध्यान, ये एरिया है, ठीक, तो इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इससे गुजरने वाली टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 3 है। टोटल फील्ड लाइन कितनी है, 3। अच्छा, कैसे गुजर रही हैं ये, परपेंडिकुलर, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 3, सही है। अच्छा, इसका एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं, किसका, सरफेस का, सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, क्या किया, सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, ये 3 ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो करेगी ही, इसके अलावा एरिया बढ़ने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी क्या करने लगे, पास करने लगे। कैसा, कैसे पास कर रही हैं, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर एरिया बढ़ा, अगर एरिया बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी एरिया बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ गया, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स बढ़ गया। यानी फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है एरिया के, सही है, एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, हम लोग एरिया को न बढ़ाएं, एरिया को न बढ़ाएं, सेम टू सेम रखें, जितना ये है उतना ही है, सही है। अब ये देखने वाली बात है कि जब एरिया तो बढ़ा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, सही है, क्योंकि एरिया बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ गए थे। अब हम लोग इस बार क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब बढ़ती है या कहाँ बढ़ती है, तो हम लोगों ने देखा है कि जब फील्ड लाइन काफी पास पास हो जाए, कहने का मतलब क्या हो जाए, डेंस हो जाए, यानी फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ी तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। तो ये गैप है, अब इसी एरिया में हम लोग क्या करें, ज्यादा इंटेंसिटी की फील्ड लाइन को भेजें। तो देखिए, अगर ज्यादा होंगे तो काफी पास पास होंगे, होंगे कि नहीं, ज्यादा होंगे तो काफी पास पास होंगे, देखिए वही एरिया था, एरिया सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी हम कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बाबू, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आइए इस एरिया को थोड़ा सा हम टेढ़ा करके देखें, अगर एरिया परपेंडिकुलर न हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो तो क्या फर्क पड़ेगा, आइए इधर देखते हैं। जैसे ये एरिया है और हमने इसको टेढ़ा कर दिया है, सही है, तो इससे जो गुजरेंगी फील्ड लाइन
वो ये है, इसका एरिया क्या है, ए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या इस एरिया से परपेंडिकुलर गुजर रही हैं? नहीं ना। ठीक है, तो इस एरिया का अगर हम कंपोनेंट देखें तो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये। ठीक, अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो ये वाला इसी से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। सही है, और इस एरिया ए का एक और कंपोनेंट होगा ये वाला, वो कितना होगा, ए साइन थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इससे परपेंडिकुलर जा नहीं रहा है, इससे परपेंडिकुलर एकदम नहीं जा रहा है, और जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किससे है, ए कॉस थीटा वाले एरिया से। इस ए कॉस थीटा वाले एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव एरिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, कोई फायदा नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेन काम वाला एरिया है वो क्या है, ए कॉस थीटा, इफेक्टिव एरिया। ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, कोई फायदा नहीं है। ये तो छोटा वाला एरिया भी काम कर ले रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं। एरिया पे तो कर ही रहा है, कॉस थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं कि फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इन तीनों को अगर मिलाए तो एक फार्मूला आपको दिखेगा कि फाई इज इक्वल टू होगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। सही है, अब हम लोगों को पता है कि ये कॉस थीटा किस में आता है, स्केलर प्रोडक्ट में। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। सही है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सही है, कैसा क्वांटिटी है ये, जब प्रोडक्ट ही स्केलर है तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा। इसका यूनिट क्या होगा, आइए देखते हैं। फाई ई इक्वल टू क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये रहा इसका यूनिट। सही है, इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा कि किसी भी सरफेस से जितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली नॉर्मली पास करेंगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चारों तरफ अंधेरा है, रात के बज रहे हैं 2, और उतना तेज नहीं बोलना है जिससे कि मेरे पड़ोसी जग जाए, है ना। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जैसे सपोज कोई एक सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, इधर एन यूनिट वेक्टर, या इसी को क्या इधर क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है वो एन कैप से थीटा एंगल पे पास कर रही है। सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पास करना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आइए इस थीटा के डायरेक्शन में क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इस प्लेन के डायरेक्शन में क्या होगा, ई साइन थीटा। सही है, तो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई कॉस थीटा है। सही है, ई साइन थीटा, तो ये तो ऐसे ही सरफेस से टच होकर के चला गया, इसने सरफेस को तो क्रॉस किया ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंटिंग होगा इसका, नहीं। सही है, तो हम लोग देख रहे हैं ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सही है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। अब आइए हम लोग देखते हैं किसी क्लोज सरफेस के लिए।
किसके लिए देखें, क्लोज सरफेस के लिए। कोई क्लोज सरफेस है बाबू, इसका एरिया हम लोग कैसे लेंगे, या इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लेनर सरफेस से मिलकर बना हुआ है, सही है। अगर हम इस पार्टिकुलर सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, इधर एन का, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर है, इधर ई, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, सही है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसा होगा, यूनिफॉर्म, तो सारे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, वो होगा ई, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका एरिया क्या होगा, डी ए वेक्टर, सही है। और इसमें क्या है, एक ही प्लेनर एरिया होगा, नहीं, हमने मान लिया कि एन होगा, कितना होगा, एन, तो इसको क्या बोलेंगे, डी ए वन, इसके लिए क्या हो सकता है, डी ए टू, और इसके लिए फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए एन। सब इक्वल हो सकते हैं इन मैग्नीट्यूड, लेकिन सब एरिया का जो प्लेनर छोटे छोटे एरिया है, सबका डायरेक्शन अलग अलग तो होगा ना। अगर सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा तो वेक्टर है ना, डायरेक्शन बदलने की वजह से वेक्टर भी चेंज हो जाता है कि नहीं। हम मान लिया कि सबका जो छोटे छोटे पार्टिकल है सबका एरिया क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकता है, और जैसे ही डायरेक्शन अलग अलग हुआ तो एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा, यानी A1 A2 A3 A4 और AN। तो हम लोग ये पहले वाले पार्ट के लिए है, तो इसको φ1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1। अगर पूरे सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना है, फाई ई इज इक्वल टू, तो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही क्या होगा, ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए एन वेक्टर, सही है। इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए, और 1 2 3 की जगह पे आई वेक्टर, ठीक है। आई कहां से कहां तक है, आई कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के n तक, सही है। अच्छा, इसमें क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या था, यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, यूनिफॉर्म, सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो आइए देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये कोई क्लोज सरफेस है, इसमें बहुत सारे एरिया से मिलकर बना है, प्लेनर एरिया, छोटे छोटे बहुत सारे प्लेनर एरिया, सही है। इसका जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो क्या है, डी ए वन वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो गया, ई वन वेक्टर। ई वन वेक्टर क्यों, क्योंकि सारे एरिया से जितने भी एरिया हैं सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इससे मान लेते हैं इसका क्या हो गया, डी ए टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या हो सकता है, अलग होगा, ई टू वेक्टर। तो इसी की तरह सबके लिए हम लोग फाई क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई वन वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर प्लस
E2 वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, और डॉट 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 ऐसे क्या रहेगा, EN वेक्टर डॉट DAN वेक्टर। सही है। समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फाई E इज इक्वल टू समेशन ऑफ E1 वेक्टर, 1 की जगह पे क्या करते हैं I डॉट DAI वेक्टर, और I कहां से लेकर कहां तक, I1 से लेकर के N तक। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को समझना है, ठीक है, कि ये जो हमने इस कर्व्ड एरिया को हमने क्या माना था कि n छोटे छोटे पार्टिकल में बटा हुआ है। अगर इस n को बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल में कर दें, लगभग n क्या हो जाए, n टेंस टू इनफाइनाइट, माने बहुत हैं। सही है। और जब बहुत होंगे तो ये जो एरिया है छोटा छोटा बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग जो एरिया है वो कहां जाएगा, जीरो की तरफ, जीरो की तरफ टेंस कर जाएगा, बहुत छोटा बहुत सारे। ठीक है, तो इस समेशन को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है, इस चीज को समझना है कि अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए, इसमें जो नंबर ऑफ प्लेनर एरिया है उसको बहुत सारा कर दिया जाए, बहुत ज्यादा, लगभग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, है कि नहीं। तो लगभग जो एरिया होगा वो क्या टेंस करेगा, जीरो की तरफ। यही लिमिट लगा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू लिमिट ए टेंस टू जीरो, या डी ए टेंस टू, क्या लिख सकते हैं, डी ए, वही छोटा एरिया कहाँ, जीरो, डी ए टेंस टू जीरो। नंबर ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, समेशन ऑफ ई आई वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर, और आई कहाँ से हो, 1 से लेकर के n तक, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या समझ में आया आप लोगों को, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।